ओके, अपने माइक्रोफोन को कंट्रोल कीजिए। जो दूसरी आवाज आ रही है, या फिर जब आपको बात नहीं करनी तो अपने माइक्रोफोन को ऑफ कीजिए, म्यूट कीजिए। जब बात करनी हो अनम्यूट कीजिए। जब हम कैंडलस्टिक को रीड करते हैं तो कैंडलस्टिक प्राइस को डिस्क्लोज करती है और टाइम फ्रेम को डिस्क्लोज करती है। जिस इंफॉर्मेशन के अंदर ओपन और क्लोज का टैग आ जाए तो इसका मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर आप लोग एक टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, और उस टाइम फ्रेम के अंदर क्या मूवमेंट है प्राइस की, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको अंडरस्टैंड करना है। ये इंफॉर्मेशन मोस्टली हर एक ट्रेडर जानता है, क्योंकि जब वो इस फील्ड में आता है तो सबसे पहले कैंडलस्टिक को ही रीड करता है कि एक कैंडलस्टिक 1 मिनट की या उससे ज्यादा टाइम फ्रेम की, उसमें ओपन क्लोज लो हाई होता है। लेकिन इससे हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन करने के लिए हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल है जिसको बुलिश कैंडल कहते हैं। इसमें और रेड कलर की कैंडल में क्या फर्क होता है? ओपन और क्लोज का। हाई और लो तो बराबर होता है, एक जैसा होता है, एक जैसा दिखता है। लेकिन चलन बड़ा कर दो ओपन सर। और क्लोज डिफरेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो इंटरप्रेट करेंगे वो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हम कैंडलस्टिक के विक्स को। एक ये विक है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है। इन विक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। आप लोग मेरे साथ ताउन करेंगे, और जो चीज पूछूंगा तो आप लोग मेरे साथ साथ जवाब भी देंगे। तो देखिए कि जब कैंडलस्टिक ओपन होती है, ओपन होते ही प्राइस अगर नीचे आना चाहे तो ओपन होने के फौरन बाद नीचे की तरफ आ सकती है प्राइस। ये मूवमेंट होती है प्राइस की। और अगर बुलिश कैंडल बननी है तो बायर यहां पर कैंडलस्टिक को ऊपर की तरफ पुश करके जाएंगे। अब पुश करके ऊपर जाके फिर वापस नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर पुश करके ऊपर भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलर की मूवमेंट को बायर ने पुश कर दिया, ऊपर की तरफ लेके गए, तो यहां पर अब सेलर का रोल क्या रहा? आपकी नजर में क्या समझते हैं कि सेलर अब यहां पर एक्टिव हैं, सेलर फेल हो चुके हैं, या सेलर का प्रेशर अब सर भी फेल हो मौजूद है? चुके हैं। ओके, फेल हो चुके हैं। फेल हो चुके। फेल होने से फायदा किसको होता है? अगर बायर की बाय। मूवमेंट में सेलर फेल हो जाए तो किसको फायदा होता है? बायर को। बायर को फायदा होता है। तो जो नीचे का विक आ गया किसी भी कैंडल के अंदर, जो बुलिश की कैंडल हो, मतलब एक ये कैंडल है, इसके नीचे ये विक है, ये कैंडल है, इसके नीचे है, ये कैंडल है, इसके नीचे है। इन सारे नीचे वाले विक्स का क्या मतलब निकलेगा? कि इसके सर ये अंदर सब बायर से। Buyer got the higher pressure than seller. बायर गॉट द हायर प्रेशर देन सेलर। नाइस। सब बायर्स ओके, बायर्स ने मतलब सेलर को सेलर्स खा लिए। बायर्स ने Buyer सेलर्स को को खा मतलब लिया। सेलर्स ओके। सेलर्स ने प्रेशर मतलब आने की कोशिश करी थी लेकिन वो आ नहीं पाए। बायर्स ने कवर कर लिया उनको। कवर कर लिया। तो देखो कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। जो सेलर की जगह को बायर कंट्रोल कर ले तो वो एरिया बायर का बन जाता है। अगर सेलर बायर के एरिया को कवर कर ले तो वो एरिया सेलर का बन जाता है। तो यहाँ पर सेलर आया और बायर ने उसको क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो ये पूरा एरिया किसका बन गया? बायर का। बायर इट मीन्स दैट इज द डिमांड एरिया। दैट इज अ डिमांड डिमांड एरिया। एरिया। अब कभी कभार क्या होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक एक बुलिश इंगल्फिंग, उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक बुलिश इंगल्फिंग, उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल, नहीं है। नहीं है। फिर भी रेड कैंडल क्यों आती है? जैसे यहां पर बायर ने कंट्रोल कर लिया, ऐसे यहां पर किसने कंट्रोल किया?
सेलर ने। sellers, पहले। सेलर्स ने। ओके, तो यहाँ पर कौन सा एरिया हो गया? सेलर का सप्लाई हो गया। जी सर जी। सप्लाई इज हाँ जी इक्वल टू सर। रेजिस्टेंस लेवल। तो अब इस एरिया के अंदर आप देखें कि बायर की कैंडल क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। ऊपर से रिजेक्शन भी है। क्लोज हो। तो ये जो रोल प्ले करता है, रेजिस्टेंस लेवल का रोल प्ले करता है। समझ में आया? तो इसी तरीके से अगर यहां पर एक बुलिश कैंडल हो, कौन सी? बुलिश। और बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल या पहली या दूसरी आके क्लोज हो जाए, कोई भी और रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो ये क्या रोल प्ले करेगी? इसका एज अ डिमांड का रोल प्ले करेगी। दिस इज, तो यहां से प्राइस के रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्राइस अगर रिवर्स होगी, लेकिन देखिएगा कोई सपोर्ट तो नहीं है। कैसे प्राइस रिवर्स हुई? हकीकत में ये सपोर्ट है। तो देखिए कि इस तरीके से जो विक्स होते हैं वहां पर डिमांड और सप्लाई मौजूद होती है, तो यहां से प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो इस विक में और इस विक में, इन दोनों विक को मैं बोलता हूं दीज आर द इंपॉर्टेंट, या दीज आर द कंट्रोल विक्स। कौन से विक हैं ये? कंट्रोल्स वीक। कंट्रोल विक। ओके, ये कंट्रोल विक रहेगा, ये भी कंट्रोल विक रहेगा। अब जो सबसे ज्यादा हमारे जहन में एक नेगेटिव पॉइंट बिठाई गई है ऊपर वाले विक की। तो अगर ग्रीन कैंडल में ऊपर का विक होता है तो लोग समझते हैं कि सेलर का प्रेशर है, अगली कैंडल को सेल बनना चाहिए। ऐसा ही है। जी सर जी। तो यहाँ पर देखें कि दिस इज द कैंडल। ओके, बहुत ज्यादा सेलर का प्रेशर हो गया है ना। तो जी अब तो सर। अगली कैंडल को पक्का पक्का रेड होना चाहिए। ये हमने जहन में बैठा हुआ है क्योंकि हमने हर जगह पे ऐसा ही सुना है। देखें, एक चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, कंट्रोल करना और अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल के दौरान पोजीशन क्या होगी बायर सेलर की, और कंट्रोल के दौरान पोजीशन क्या होगी। ये दो चीजें आप लोगों ने समझनी है हर जगह पे, क्योंकि हर एंट्री पॉइंट पे ये चीज आपको काम आएगी। देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बायर यहां तक ऊपर गया था। बायर यहां तक ऊपर, क्या था? यहां तक गया था ऊपर। ओके, फिर इस पॉइंट से किसने एंट्री की? seller, सेलर्स ने। क्या सेलर ने बायर की कैंडल को कंट्रोल किया? हाँ क्या? ये कंट्रोल नहीं कहेगा। कंट्रोल कहेंगे तो फिर ये रेड कैंडल हो जाएगी ऐसी वाली। कंट्रोल कहेंगे तो फिर पता है ये कैसी कैंडल बन जाएगी? ये ऐसी बन जाएगी। इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। ये सेलर अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर सके और ग्रीन कैंडल ही रह गई और क्लोज हो गई। क्लोज हुई तभी तो इन्वर्टेड हैमर बना। अब सेलर ने स्टार्ट कहां से लिया? यहां से। क्लोज कहां पर हुआ? ये कैंडल यहां पर। क्लोज होते वक्त कौन सी कैंडल रह गई? ग्रीन रह गई। तो सेलर को असूलन अपनी जगह पे क्या करना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर दोबारा सेलर आना चाहेंगे तो यहां तक किसको जाना पड़ेगा? बायर को। बायर को जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहां तक बायर को जाना पड़ेगा, और बायर जब तक यहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सेलर वापस मार्केट में नहीं आएगा। नहीं। अब आप यहां देखें कि अगर इस कैंडल के अंदर बायर यहां तक गए, उसके बाद सेलर आ गए मार्केट में। ओके, और कैंडल यहां पर क्लोज हो गई। इस पॉइंट पे कैंडल क्लोज हो गई। तो जब क्लोज होने के बाद तो सेलर तो अपनी पोजीशन पे वापस चले गए। तो इस विक के अंदर अब कौन रह गया? यहां पर कौन है अभी? अभी के लिए कोई भी नहीं है। अभी के लिए यहां पर कोई भी नहीं है। तो बायर इस रेजिस्टेंस तक मार्केट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, उसके बाद सेलर आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप चार्ट पे देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो विक्स होते हैं देखिए यहां पर, इस विक को
सेलर ने कंट्रोल किया, जब यहां पर पहुंचा तो कौन आया, दोबारा बायर आया। इस विक को देखो, सेलर ने कंट्रोल किया, अपना कंप्लीट किया, विक को प्रोसेस किया, इस विक को प्रोसेस किया, इस विक को प्रोसेस किया, और इस विक को वापस प्रोसेस किया। यहाँ पर यहाँ तक आ गया कंप्लीट, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर विक है तो देखो कि इसको फिल करने की कोशिश की गई, यहाँ पर विक है, इसको फिल किया गया, यहाँ पर विक है, इसको फिल किया गया, फिर बायर आया। नहीं तो हम क्या समझते हैं मोस्टली कि नीचे से रिजेक्शन है तो बायर को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर विक है तो किसने फिल किया इस पूरी पॉइंट को, देखें, उसके बाद बायर आया है ना फिल करने के बाद। यहां पर भी आप देखें, इसको कौन फिल कर रहा है, जब लास्टली फिल कर दिया उसके बाद कौन आ गया मार्केट में, सेलर आ गया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि इस पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं और हम समझते हैं कि हर बार प्रेशर रहेगा। हाँ, एक सूरत है, वो कौन सी सूरत है, कि अगर ये विक भी बन जाए और क्लोजिंग प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ जाए, अब कौन आएगा, अब ये विक फिल नहीं Silence. होगा, अब विक फिल नहीं होगा, अब सेलर डायरेक्टली आ सकती है मार्केट के अंदर, अब यहां से मार्केट में सेलर डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो इसको कौन फिल करेगा, बायर फिल करेगा। तो ऊपर का विक ज्यादातर क्या बोलता है कि प्राइस कंटिन्यू करेगी या प्राइस रिवर्स करेगी, Continue कंटिन्यू। करेगी। कंटिन्यू, प्राइस विल कंटिन्यू। इन केस इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस लेवल, तो उस वक्त तो मार्केट रिवर्स में करेगी। रिवर्सल हो सकता है। अगर यहां पर कोई सपोर्ट हो जाए तो मार्केट में रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो ये सेलर कंटिन्यू करेगा ज्यादातर। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपने ट्रेडिंग की होगी तो एक लॉस होता है, उसके बाद फिर रिकवरी आ जाती है, एक लॉस होता है फिर रिकवरी आती है, एक लॉस होता है फिर रिकवरी आती है। क्या आप समझते हैं कि ये इसको पता नहीं कौन सी बग कैंडल बोलते हैं, या इस तरीके से ट्रेडर बोल के ऐसे कहते हैं कि यार एक लॉस हो गया तो आप इसको रिकवर कर लेते हैं, तो आप लोग ने ऐसे नहीं करना। अब हमारे पास एक रैंडमली रिपीट करते हैं इसको, ये विक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायर के लिए, ऊपर ऊपर वाला। वाला। नहीं नीचे वाला, क्योंकि इसमें तो बायर ने कंट्रोल किया है ना। ठीक है, अब ऐसे अगर बायर के लिए ये इंपॉर्टेंट है तो सेलर के लिए कौन सा है, ऊपर वाला। ऊपर वाला। और ये सेलर के लिए क्या है, ये कंटिन्यूशन करने के लिए है। क्या, कंटिन्यूशन करने के लिए। कंटिन्यूएशन। अब एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं, जितना ज्यादा लंबा विक होगा, अगर नीचे से उतने ज्यादा कंटिन्यू करने के चांसेस होंगे। एक बात है ना, देखें कि जहां पर रेजिस्टेंस लेवल होती है प्राइस वहां से रिवर्स करती है ना, जहां पर यस। जी सपोर्ट सर। होती है प्राइस वहां से रिवर्स रिवर्स। रिवर्स करती है। करती है। अगर एक रेड कैंडल बन जाए और उसमें विक छोटा हो, एक एक रेड कैंडल बने और उसके अंदर विक छोटा हो, इसका मतलब है कि सपोर्ट बहुत करीब है ना, तो यस जल्दी सर। में प्राइस टच करके रिवर्स हो सकती है। जितने बड़ा विक उतना कंटिन्यूशन करने का ज्यादा चांस है, तो इसको रिवर्स करने से बेहतर है ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, 80% विनिंग रेशियो आएगा आप लोगों का। इसके बाद देखें, जब हम इसको मजीद इंटरप्रेट करते हैं तो ये विक बनता कैसे है। एक, अगर दो कैंडल को लेके लिया जाए और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे मैंने एक रेड कैंडल को और एक ग्रीन कैंडल को आपस में लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब बॉडीज को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहां पर एक विक बनेगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग बॉडी है वो हम इसके ऊपर रखेंगे, तो क्या बन गया हमारे लिए, एक शेप बन गया। तो शेप ये बना, इस शेप का असर, इस शेप का जो रिएक्शन है या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, या न्यूट्रल है, या फिर नॉर्मल है, वो हम इसके ऊपर तय करेंगे। लेकिन विक कैसे बना, दो बॉडीज को सब्ट्रैक्ट करने से, दो टाइम फ्रेम को सब्ट्रैक्ट करने से आपका विक बनता है। तो हम ज्यादातर जो 1 मिनट की कैंडलस्टिक यूज करते हैं उसमें हम 5 सेकंड की कैंडल्स को सब्ट्रैक्ट करके 1 मिनट की कैंडल बनाते हैं, और ऐसे फिर 5 मिनट की कैंडल बनती है तो उसमें 1 मिनट की 5 कैंडल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे करते जाते हैं और हमारा कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम भी बनते जाते हैं।
और अगर बायर की कैंडल पहले आ जाए और बड़ी हो, बाद में सेलर की कैंडल आ जाए लेकिन सेलर ने कंट्रोल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हम इस विक को एक ग्रीन ही रहने देते हैं और इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐसे अगर दोनों साइड से विक हो तो दोनों साइड से सेलर की एंट्री होती है, बीच में बायर की एंट्री होती है, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का विक नजर आता है। अब हम यहाँ पर एक और चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इस पे ये कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, जो न्यूट्रल किस्म की जो कैंडल है, ये कैसे हो तो हम इसको वैलिड करार देंगे। अगर ये कैंडल ऐसे बने और ऊपर का विक इतना रहे और नीचे का विक इतना रहे, क्या ये वैलिड है? नो सर। नो। तो न्यूट्रल की कंडीशन क्या है? दोनों में दोनों बराबर भी होनी चाहिए। सब वीक इक्वल बॉडी बॉडी। से बड़ी हो। न्यूट्रल की जो कंडीशन वीक है, बॉडी से बड़ी हो। विक और सब बॉडी बराबर हो। से बड़ी हो लेकिन दोनों विक बराबर हो, दोनों विक हाँ यस। जी सर। बराबर हो। ऐसे में अगर इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा, बॉडी से बड़ी हो जाए, तो क्या फिर हम इसको न्यूट्रल मान लेंगे? नहीं नो ना, सर। क्योंकि दोनों को बराबर होना चाहिए। ऊपर का विक और बीस यस। उन्नीस का फर्क चलेगा लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं चलेगा। तो अब देखें कि हमारे पास टोटल जो चार किस्म की कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती हैं। एक होती है हमारे लिए स्ट्रांग, और दूसरी हमारे लिए होती है वीक, एक होती है हमारे लिए न्यूट्रल, और दूसरी होती है हमारे लिए नॉर्मल। ये चार कैटेगरीज हैं जो आपको हर चार्ट में मिलेंगी। एक और कैटेगरी इसके अंदर आती है, उसको अगर हम ऐड करें तो वो हमारे लिए होती है इनडिसीशन कैंडल। आप सबने उस डोजी। इनडिसीशन कैंडल के बारे में पढ़ा होगा। ये कौन सा डोजी है? जी नाम सर। बताइए, नाम आ रहे हैं इसके? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। और ये वाला डोजी कौन सा है? लॉन्ग लेटर। लॉन्ग लेज। और ये वाला डोजी कौन सा है, लास्ट वाला सबसे? फोर प्राइस। फोर्थ प्राइस। हाँ, ये डोजी स्टार है सबसे पहला। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई, इसकी भी अपनी कहानी होती है डोजी की। और ये ग्रेवस्टोन है, और ये दोनों लॉन्ग लेज डोजीज हैं। और ये फोर्थ प्राइज है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर वो ना किसी लड़के की सर वीडियो आ रही है सर। हाँ, तो किसकी आ रही है? वो अपनी वीडियो को ऑफ कीजिए ब्रदर। वन प्लस, वन प्लस वाला जो बंदा है वो अपनी वीडियो को ऑफ कीजिए। हम्म। आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर सब पूरी दुनिया में चला जाएगा, ये हर जगह पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए। सॉरी सर। इट्स ओके। तो जो पैटर्न होता है, अब यहाँ पर पैटर्न को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो पैटर्न एक मखसूस इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम काउंट करते हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा मखसूस इंफॉर्मेशन कौन सी है आपके हिसाब से? कैंडल का स्ट्रांग होना, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसका वीक होना, उसका न्यूट्रल होना, उसका इनडिसीजन होना, उसका नॉर्मल होना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है? कैंडल स्ट्रॉन्ग का होना सर। स्ट्रॉन्ग होना। चलो, उसके सेकंड नंबर पे कौन सी इंफॉर्मेशन है? वीक होना। वीक होना। फिर न्यूट्रल। न्यूट्रल। उसके बाद न्यूट्रल। नॉर्मल। नॉर्मल। इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। इन चार चीजों से हम सारे पैटर्न बना सकते हैं, मतलब सिंगल कैंडलस्टिक के। दो डबल कैंडलस्टिक अगर ऐड करें, जैसे कि नॉर्मल की दो कैंडल को ऐड करें, एक रेड एक ग्रीन, या दो ग्रीन या दो रेड, उससे भी पैटर्न बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इन सिंगल कैंडलस्टिक से है। तो ये आपके नेक्स्ट कैंडल की प्रेडिक्शन के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखें, अगर आप पांच कैंडल को रीड करना चाहें, पांच कैंडल को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, एंड में क्या कौन सी कैंडल निकलेगी? एक निकलेगी। आपको पता चल जाएगा कैंडल स्ट्रांग है, वीक है, न्यूट्रल है, आगे क्या होगा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
तो कैंडलस्टिक में ये जो है चार बड़ी अहम कैंडलस्टिक हैं, इन्हीं से पैटर्न बनेंगे, इन्हीं से हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन का सीखेंगे, और हम कैंडलस्टिक को रीड करना भी इससे सीख पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सेलर की कैंडल्स भी आएंगी, जैसे ये देखिए, सर ये किस टाइम फ्रेम में होगी सर? ये कौन सा, ये अगर सब्सट्रैक्ट आप जो कर रहे हैं सर, किस टाइम फ्रेम में होगी? अगर 1 मिनट की तो देखो आप दो ऐसे लाइन कह सर। सकते हो कि अगर मैं ये दो 30 सेकंड की कैंडल्स हैं, कितनी, दो जी सर। 30 सेकंड की कैंडल है, तो 1 मिनट की बन जाएगी, है ना। यहाँ पर भी दो 30 सेकंड की है, 1 मिनट की बन जाएगी। यहाँ पर ये तीन मैंने इसको ऐसे ही किया है, इसको हम कम से कम चार बनाएंगे, तो फिर 15-15 सेकंड की चार कैंडल, 1 मिनट की एक कैंडल बन सकती है। तो ये तीन तो कोई टाइम फ्रेम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने की खातिर के ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है, बीच में बड़ी कैंडल है, तो ये ऐसी कैंडल बन सकती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 5 सेकंड का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड 30 सेकंड का, का। और 1 मिनट का। इन्हीं में से सारी कैंडल्स को आप बना सकते हो। चाहे एक दिन की भी कैंडल बनाना चाहो ना, वो भी इनसे बन सकती है। चाहे 4 घंटे की कैंडल हो, 1 घंटे की कैंडल हो, मतलब। लेकिन इससे भी बेसिक टाइम होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें कोई भी चार्ट प्रोवाइड नहीं करता। वो कौन सी कैंडल है, 1 सेकंड की स्टार्टिंग कैंडल कौन सी है, 1 सेकंड की। ये कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। अगर कोई करता है तो मिनिमम 5 सेकंड की कैंडल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखना है और कैंडलस्टिक के चार्ट में जो ढूंढना है, वो ये चार चीजें हमने ढूंढनी है। देखिए, अगर एक चार्ट के अंदर आप स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, वीक और न्यूट्रल कैंडल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इट मींस दैट कि कैंडलस्टिक का जो रेंजेस का जो टॉपिक है, ये आपका क्लियर है। चार्ट के अंदर उस एक कैंडल के विक को अंडरस्टैंड करना, उसके बॉडी को अंडरस्टैंड करना, और उसको ये समझना कि ये स्ट्रांग में आती है, नॉर्मल में आती है, या वीक में आती है, ये पैटर्न है या नॉर्मल कैंडल है, ये समझ लेते हैं अगर आप, तो ये बेसिक पार्ट है, ये क्लियर हो आपका। तो आपने सबने क्या करना है, चार्ट को ओपन करना है, कम से कम 20 से 25 कैंडल को रीड करें, ये जिसमें सारी कैंडल्स क्लियर हो जाएं। आपको लगे कि ऐसी कोई भी एक कैंडल नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर सब आ रही है समझ में, तो ये लेसन आपका क्लियर है। अगर नहीं, तो इसके ऊपर सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम इस बॉडी का इंटरप्रिटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ये 1x है इस बॉडी का, तो इसका विक कितना x है, इसके हिसाब से 2x है। इसी तरीके से अगर ये बॉडी का 1x है, तो विक कितना x है, 2x है। तो क्या अब पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या मजीद समझना पड़ेगा, चलो अभी नेक्स्ट उसमें समझते हैं। इससे पहले एक और चीज है जो आप लोगों को समझानी है, कैंडलस्टिक की सीक्वेंस। देखिए, कैंडलस्टिक का मार्केट में अपियर होना, चार्ट के अंदर अपियर होना, अगर एक कैंडल यहां पर ऐसे क्लोज हो, दूसरी उससे बड़ी हो, तो इससे क्या साबित हो जाए, पहली कैंडल छोटी कि हो सर बायर्स की पावर बढ़ रही है। और दूसरी उससे साइज में बड़ी हो, तो इससे क्या साबित हो रहा है, बायो सिस्टम है सर। बायर स्ट्रांग है। बायर्स थोड़ा की सा पावर बढ़ तेज रही है। बोलिएगा, थोड़ा सा तेज बोलिएगा, हाँ आवाज जी कम सर। आ रहा है। बायर स्ट्रांग है। बायर और स्ट्रॉन्ग है, यस सर। अगली कैंडल और भी इससे बड़ी हो, तो अब क्या बोलेंगे, बायर और स्ट्रॉन्ग होगा सर। फिर अगली इससे और बड़ी हो जाए तो और स्ट्रॉन्ग होगा सर। नहीं, कंटिन्यूशन। और स्ट्रांग नहीं होगा, फिर इसको एग्जॉशन बोलेंगे कि नहीं, बायर एग्जॉस्ट हो गए, एब नॉर्मल कैंडल बनना शुरू हो गए। तो देखें कि ओके। हम ये सोचते हैं कि अगर पहली कैंडल से दूसरी कैंडल की साइज बड़ी है, तो मतलब बायर स्ट्रांग है। और अगर इससे कैंडलस्टिक की साइज छोटी हो रही है, तो इसका मतलब है वो वीक हो रहे हैं। ये गलत है थ्योरी, ऐसे नहीं कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते। देखें,
आपने चार्ट देखा होगा, चार्ट में सबसे पहले आपको ऐसे कैंडल मिली होगी। अगर ये मीडियम कैंडल है तो अगली कैंडल बिग मिली होगी, फिर उसके बाद स्मॉल मिली होगी, फिर मीडियम मिली होगी, फिर बिग मिली होगी, फिर स्मॉल मिली होगी, फिर मीडियम मिली होगी, फिर बिग मिली होगी। इस तरीके की मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर। तो टोटल कितनी साइजेस जी होती है? सर। जी। 3. 3 साइजेस होती हैं टोटल। अब इससे बड़ी थ्योरी है, इसको समझना पड़ेगा और इसको हम क्लियर करते हैं। और ये हर एक टाइम फ्रेम पे ऐसे होता है। तो सबसे पहले आप एक साइज ले लो कि एक कैंडल की साइज क्या होती है, बिग। इसका हाफ उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ मीडियम। और इससे इसका भी हाफ ये क्या होता है हमारा, स्मॉल। 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 तो कैंडल की मूवमेंट कैसे होगी, अगर बिग और मीडियम आ जाए तो अगली साइज क्या होगी कैंडल की? स्मॉल। तो आपको एंट्री जो करना होगा इस कैंडल पे, स्मॉल के हिसाब से सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगली साइज क्या बनेगी, वो स्मॉल बनेगी। अगर एक स्मॉल आ जाए, एक मीडियम आ जाए, अब साइज क्या आएगी नेक्स्ट कैंडल की? बिग। तो आप बिग। कहीं पर भी एंट्री करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि दैट इज अ रेजिस्टेंस लेवल, और जैसे ही वो समझते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल पे मैं ऊपर से सेल का ट्रेड करूंगा तो कैंडलस्टिक नीचे क्लोज हो जाएगी और मेरा ट्रेड सेल का क्या हो जाएगा, विन हो विन हो जाएगा। जाए। अगर नीचे स्मॉल कैंडल आ जाए, फिर मीडियम कैंडल आ जाए, अगली कैंडल कौन सी आएगी साइज में? बिग। Big. बिग। जब प्राइस ऊपर जाएगी वो ऐसे सेल का ट्रेड करेगा, और ऊपर जाएगी वो 2 ट्रेड करेगा, फिर और ऊपर जाएगी वो 3 ट्रेड करेगा, आखिर में कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज होगी, उसके सारे ट्रेड लॉस हो जाएंगे। रीजन समझ में आया क्यों? यस सर। Yes, जब sir. और जब वो विन करेगा तो पहले कैंडल बिग होगी, उसके बाद मीडियम होगी, और जब अगली कैंडल बननी होगी उसको स्मॉल बनना है। वो कैंडल कितनी भी ऊपर चली जाए आखिर में नीचे की तरफ आ जाएगी। वो कहेगा देखो इस बार तो विन कर गया, पिछली बार क्यों लॉस किया। ये थ्योरी होती है। ये इसका मेन मकसद होता है कि कैंडलस्टिक की सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस के हिसाब से साइज बनती है। तो जब वो लॉस करता है उसको पता नहीं होता कि बिग क्यों बनी, और जब वो विन करता है तो उसको ये पता नहीं होता। तो चलो, यहां से आपकी एंट्री पॉइंट अंडरस्टैंड हो गई। एक और चीज आपको बताऊं, साइजिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से एंट्री पॉइंट से लोग लॉस करते हैं। अगर एक एक बड़ी कैंडल बन जाए साइज में, उसके बाद मीडियम बन जाए, अब अगली कैंडल साइज क्या बनेगी? स्मॉल। Small. स्मॉल बनेगी। आपने जैसे ही देखा प्राइस ओपन हुई, एकदम से कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, यहाँ से ओपन हो गई और यहाँ पर पहुंच गई, आपको मौका ही नहीं मिला ट्रेड करने का। अब जिसको पता नहीं है वो बोलेगा ना कि यार मोमेंटम तो बायर का है, कैंडलस्टिक तो वैसे ही ऊपर जा रही है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो बोलेगा कि मैं यहीं पर ही चलो ट्रेड कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाती है, वो खुश होता है, फिर वापस प्राइस आके नीचे क्लोज हो जाती है ऐसे। अब उसकी एंट्री यहाँ होती है, लॉस हो गया। यस सर। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कि यार मैंने तो सही ट्रेड किया, कैंडलस्टिक तो ग्रीन है, बस एंट्री पॉइंट का प्रॉब्लम हो गया। तो ये सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। अब इस सीक्वेंस को अगर आप समझेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट के अंदर यही मिलेगा। आप देखें, ये 1 मिनट है, इस 1 मिनट के ऊपर आप इन 3 कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करें। वैसे तो हर जगह पे आपको मिलेगा, अगर आप इन 3 कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करें, इन 3 कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करें, इन 3 कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद फिर एक को छोड़ के 3 को आइडेंटिफाई करें, इन 3 को आइडेंटिफाई करें। क्या लगता है, साइज मिल रही है, मैच हो रही है? यस सर। ऐसे ही अगर आप, मेरे बीच में क्यों मैच नहीं हुई? हाँ वो मैं बताऊंगा, अगर तीनों बराबर साइज हो तो दिस इज अ पैटर्न, 3 ब्लैक क्रॉस। अगर तीनों ग्रीन हो, तीनों साइज ग्रीन हो, और मतलब कैंडल्स ग्रीन हो, एक ही साइज के हो, तो 3 वाइट सोल्जर। तो ऐसे वो पैटर्न्स होते हैं। अगर पैटर्न नहीं है तो उसकी साइज क्या रहेगी, स्मॉल, बिग एंड मीडियम, ऐसी साइज रहेगी। अगर बराबर होंगी तो वो पैटर्न होगा। अब देखिए यहाँ पर, ये 5 मिनट पे आते हैं हम।
एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर। ये दो सेटअप है हमारे लिए। फिर मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि अगर अगर 3 ग्रीन नहीं है, अगर एक और कलर, जैसे कि यहाँ पर देखो कि 2 रेड हैं, एक ग्रीन आ गई, तो ग्रीन की साइज क्या रहेगी, या फिर जहां पर बीच में दूसरी कैंडल्स भी हैं, इसका भी फार्मूला बताऊंगा कि आपको हर एक कैंडल का आप साइज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साइज अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ जी पर सर। देखें, बिग और स्मॉल आ गई, तो आपको पता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी साइज में, मीडियम। 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 बिग और स्मॉल आ गई तो नेक्स्ट मीडियम होगी। तो आपकी एंट्री पॉइंट कैसे रहेगी, आपको पता होगा कि मीडियम कैंडल है तो मैं कहां पर एंटर करूंगा तो मैं ट्रेड विन कर लूंगा, मुझे कहां पर ट्रेड करना चाहिए। और जब स्मॉल की बारी होगी तो फिर क्या करेंगे, उस वक्त आप इग्नोर करेंगे ट्रेड करने से, नहीं तो ट्रेड लॉस भी हो जाएगा। अब ये कौन कौन से टाइम फ्रेम पे होता है ऐसा, 5 मिनट पे देखा, हम एक दिन पे देखते हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये देखें, यहाँ देखिए, यस सर। हर जगह पे आपको ऐसा ही मिलेगा। अब इसका मैं एक और चीज आपको बताऊं, इसकी ये कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम में है ना, जब वेव्स बनेगी, अगर पहली वेव बड़ी बन जाए, दूसरी मीडियम बन जाए, तीसरी कौन सी बनेगी, स्मॉल। स्मॉल। आप वेव को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर पहली स्मॉल बन जाए, दूसरी मीडियम बन जाए, तो तीसरी क्या बनेगी, बिग। स्मॉल। हाँ, बिग। स्मॉल, मीडियम, बिग। तो आपको पता है कि कितनी कैंडल ऊपर जा सकती है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं। यहां पर आपको पता चल गया एंड में स्मॉल वेव है तो जल्दी से प्राइस नीचे गिरेगी वापस। तो इस तरीके से। लेकिन सर हमारे पास दो हम्म ऑप्शंस है ना यहाँ हम्म पर, दो ऑप्शंस है ना, कि हम्म, इसकी जगह स्मॉल भी तो बन सकती है। किसकी जगह पे, जो जैसे कि सर जो आपने लार्ज वाली बनाई है यहाँ पर, हम्म, यहाँ पर स्मॉल भी तो बन सकती है ना, फिर हम इसको नीचे वाली को मिडल वाली को बिग कह सकते हैं, और नीचे वाली को मीडियम, जी, और ऊपर बिल्कुल, वाली को स्मॉल। बिल्कुल ऐसे कह दो सकते ऑप्शंस हैं, होते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन देखो कि हमें तो पता है ना कि जब प्राइस ऊपर जाएगी किसी रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिरेगी, है ना। हाँ जी सर। यस। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है और दिख रही है कि वो बड़ी स्ट्रांग है, तो हमें पता चलेगा कि अब अगर बिग वेव बनेगी या स्मॉल बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगी और रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी, तो हमें पता चल जाएगा ना। हाँ जी सर। हम इससे आइडिया लगा लेंगे कि वाकई में बिग बनेगी या नहीं बनेगी। हमें और भी तो जरिए होंगे ना, तरीके होंगे इंफॉर्मेशन के, हम उससे हाँ तरीका जी निकाल सर। लेंगे। तो ऐसे अगर देखो कि यहाँ पर जरूरी नहीं है, देखो ये मैं आपको बताऊं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा कि बिग है, ये मीडियम है तो ये स्मॉल रहेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर वाकई में एक रेजिस्टेंस लेवल है और आपको ये पता चल रहा है कि बिग मीडियम अगली स्मॉल की ही बारी है, तो आपको कंफर्म होगा कि इस रेजिस्टेंस से प्राइस को गिरना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ट्रेंड बड़े बड़े भी ऐसे बनते हैं, अगर ये बड़ा ट्रेंड है वो भी ऐसे ही बनता है। तो ये मार्केट की एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कैंडल्स हर एक टाइम फ्रेम पे हमें सेम सीक्वेंस दिखा रहे हैं, तो फिर वेव्स भी दिखाएंगी और हमें इसके ट्रेंड्स भी दिखाएंगे। ये सारी चीजें आप लोग अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। यस ओके सर। सर। तो यहाँ पर मैंने ये कैंडल्स चलाई नहीं थी, तो ये आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं इससे। फिर हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, हमने पैटर्न्स पे पहले पहले क्लास में डिस्कस किया था कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सर होती है। आपने वो नहीं बताया कि बीच में अगर कलर चेंज वाली कैंडल बनेगी तो उसकी साइज क्या हाँ, होगी। उसका अभी उसमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर हम समझ पाएंगे। अभी हम और कैंडलस्टिक के बारे में समझेंगे फिर ओके उसके सर, बाद। ओके सर। जी। तो अभी जैसे कि हम पैटर्न की बात कर रहे थे, तो 3 किस्म के पैटर्न होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, बताइए, कोई एक बताए, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि उसका पैटर्न नाम ही इसी वजह से पड़ा है कि 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है पैटर्न, इसलिए हमने सर उसको नाम दिया स्ट्रॉन्ग, वीक और न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग, वीक एंड न्यूट्रल। वेरी नाइस। तो अब आप बताइए बुलिश में कि ये कौन सी कैंडल है, इसको क्या कह सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग।
ओके, हैमर। स्ट्रॉन्ग है। और इसको वीक कैंडल। वीक, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर। हैमर। और इसको, स्पिनिंग टोन। और ये न्यूट्रल स्पिनिंग है। कैंडल। ठीक है, और ये कौन सी कैंडल है? मारुबुजू। स्ट्रांग है या वीक है या नॉर्मल है? ये स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। ये क्लोज क्लोज मारुबुजू। ये सारी कैंडल आपको तीन इंफॉर्मेशन दे रही है, या तो स्ट्रांग, या तो वीक, या तो न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल। सेम आपको सेलर्स की तरफ से कैंडल्स मिलेंगी। अब यहां पर हम एक कॉम्बिनेशन समझते हैं। व्हाट इज द अपोजिट कैंडल ऑफ बुलिश हैमर? बेरिश इन्वर्टेड हैमर। अगर शेप के हिसाब से तो यही होगा ना, जी सर। लेकिन हम स्ट्रेंथ के हिसाब से इसका अपोजिट देख रहे हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है तो ये वीक है। वीक है। ये एक दूसरे के बराबर है। अब यहां पर देखें, क्लोज मारोबोजो अगर बुलिश में है तो कहां पर विक नहीं है, ऊपर विक ऊपर। नहीं है। और अगर बेरिश में है तो कहां पर विक नहीं है, नीचे। इसके नीचे। नीचे है। ये फर्क आएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं कि हमारे पास जो पैटर्न्स होते हैं ना, दो किस्म के होते हैं सिंगल। एक होता है कंटिन्यूएशन और एक होता है रिवर्सल। लेकिन रिवर्स। ये जो दो पैटर्न है इसके जैसे और भी होते हैं। उसकी और इसकी इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, चलो हम वो समझते हैं पहले। देखिए, दिस इज द पैटर्न। ये किसकी तरह दिख रहा है? हैमर की तरह। हैमर की तरह। तो फिर ट्रेड करने का तरीका भी सेम होगा। नो सर। नो। क्यों? क्योंकि सर इनके वीक है ना, जब ऊपर इनके सर इस पे ऊपर नीचे ऊपर से वीक है ना। विक, इसमें ऊपर से विक है तो उसका शायद से ये मतलब होता है कि ऊपर शायद से वो है फॉर रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल, चलो कि मेरे पास एक हैमर है और एक मेरे पास पिन बार है, इन दोनों को ट्रेड करना चाहता हूं, तो नेक्स्ट कैंडल की एंट्री पॉइंट क्या होगी? क्योंकि ये तो स्मॉल कैंडल है ना, ये स्मॉल मानी जाएगी। तो अगली तो चलो कोई मीडियम या कोई बिग हो सकती है। तो अगर मुझे हैमर को ट्रेड करना है, नेक्स्ट कैंडल को कैसे ट्रेड करूं? किसी की तरफ से शोर आ रहा है माइक्रोफोन का। I guess for hammer it's opening price. रुको देखें, जब हैमर को ट्रेड करेंगे तो आपने वेट करना है, प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। प्राइस किसको टच करेगी? हैमर के ओपन प्राइस को ओपन। टच बॉडी को। करेगी। ओपन को टच करेगी, फिर प्राइस अगर ऊपर आ जाए तो आपने ट्रेड करना है। अगर प्राइस ओपन को टच नहीं करेगी तो हैमर काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए कानून चेंज है। इसके लिए क्या है कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी तो इसके ऊपर आपको बाय करना है, नीचे आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ब्रेक करना जरूरी है। जरूरी है। ब्रेक करने के बाद आपने एंट्री करना है, इसके ऊपर एंट्री करना है। ये फर्क है पिन बार में और ये फर्क है हैमर में। हैमर के लिए ओपन प्राइस पे एंट्री करते हैं और इसके लिए ये पॉइंट ब्रेक होती है फिर करते हैं, क्योंकि ये विक क्या शो करता है? रेजिस्टेंस। ये विक क्या शो करता है? अ सपोर्ट। स्पोर्ट। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस ब्रेक नहीं हो पाती, इसी को टच करके प्राइस रिवर्स हो जाती है और हम ट्रेड नहीं कर पाते। अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत दफा बच सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन का मतलब है ऊपर पर रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। तो इनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसके बारे में और मजीद सीखेंगे जब हम ट्रेडिंग की तरफ आएंगे। इससे आगे देखिए, दीज आर द पैटर्न्स। व्हिच वन? रिवर्सल। रिवर्सल और कंटिन्यूशन में क्या फर्क है, मैं सारे पैटर्न आपको दिखाऊंगा और फिर इनके नाम भी बताऊंगा कि नाम भी चेंज होता रहते हैं पैटर्न के। अब इस कंटिन्यूशन में और रिवर्सल में क्या फर्क है? हालांकि हैमर तो वही हैमर है, यहाँ पर रेड के बाद आ रहा है, वहां पर ग्रीन के बाद आ रहा है, तो नाम क्यों चेंज कर रहे हैं हम? क्या वजह है? सर रिवर्सल में अलग कैंडल है और कंटिन्यूएशन में सेम कैंडल है।
कोई और बताए? सर आपने पहले बताया था जो विग छोड़ रखी है तो पहले मार्केट वहां तक जाएगी। सर रिवर्सल में कैंडल रेजिस्टेंस पे बनना है। सर जी देखो, पोजीशन और है मींस के रेड की पोजीशन नीचे है और ग्रीन की ऊपर है, सिर्फ पोजीशन का ही फर्क है। देखें, रिवर्सल का मतलब होता है कि ट्रेंड को चेंज करना, डायरेक्शन को क्या करना। चेंज करना। ये पैटर्न कह रहा है कि मैं पिछले डायरेक्शन को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। ये कह रहा है कि डायरेक्शन वो ऊपर ही जा रहा है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ये कह रहा है डायरेक्शन नीचे ही जा रहा है, मैं इसको, कंटिन्यू करूंगा। ये कह रहा है मैं डायरेक्शन ऊपर जा रहा था, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। अब कंटिन्यू करना आसान है, रिवर्स करना आसान है। कंटिन्यू करना आसान है। कंटिन्यू करने से। कंटिन्यू करना आसान है। तो हैमर यहां पर आपको 55% विनिंग देगा। कितना देगा? 55%। और यहां पर ये आपको 80% देगा, क्योंकि कंटिन्यू करना ओके। आसान है, रिवर्स करना मुश्किल है। क्योंकि रिवर्स करेगा तो किसका प्रेशर होगा, सेलर का। कंटिन्यू करेगा तो किसका सपोर्ट होगा, कंटिन्यू करेगा बायर तो का। पीछे बायर का सपोर्ट होगा ना, बायर। यहाँ पर इसको सेलर का सपोर्ट होगा। लेकिन रिवर्स करने के लिए तो अपोजिट पार्टी का प्रेशर होगा। जी सर जी ऐसे ही है। तो जब भी किसी पैटर्न को, मैंने क्यों कहा, अब वो कृष्णा अगर बात को समझे कि मैंने बोला कि डायरेक्शनल पैटर्न को ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेंड की क्या होगी, सपोर्ट होगी। जी ऐसे ही। और अगर आप किसी भी पैटर्न को अपोजिट ट्रेड करोगे तो ट्रेंड की सपोर्ट नहीं होगी, उल्टा पिछले ट्रेंड का प्रेशर होगा। जी सर जी। तो ये चीज है, इस वजह से हम किसी भी पैटर्न को ट्रेड करने से ये सोचते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। इसी वजह से फिर मैंने, पता नहीं आप लोगों को उस क्लास में बताया था नहीं बताया था, फिर पैटर्न के अंदर भी दो किस्म के पैटर्न होते हैं। जब ये सारे पैटर्न पढ़ लेंगे फिर मैं बताऊंगा कि एक पैटर्न होता है काउंटर पैटर्न, एक पैटर्न होता है मोटिव पैटर्न। मतलब हैमर जहां पर ये देखो आ रहा है ना, ये हैमर एक, बताया था सर, बताया। हाँ, तो पता नहीं हम ये देखें कि ये हैमर काउंटर है या मोटिव है, काउंटर है सर जी। अभी पता नहीं है ना। अभी तो एक यस कैंडल सर, है ना यस इसके सर। सामने, अभी इसके सामने एक यस। कैंडल है, ठीक है। अगर जब जी सर जी। पूरा कॉन्टेक्स्ट आएगा तो फिर देखेंगे कि हैमर अगर ये काउंटर है तो नहीं करेंगे ट्रेड, और अगर मोटिव है तो न्यू ट्रेड कर मोटिव। लेंगे, ट्रेड कर लेंगे। तो इस वजह से हमारे पैटर्न का जो विनिंग रेशो है ना, जो जनरल विनिंग रेशो है 55%, इसको हमने 80 में तब्दील करना है। 80 में तब्दील करेंगे, कोई भी मनी मैनेजमेंट लगाओ, पैसा कमाओगे। अगर नहीं तो फिर 55 पे नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब यहां पर एक और चीज बताऊं, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, इसका स्पिनिंग टॉप। इसका शूटिंग नाम बताएं। स्टार। नहीं, इसका 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 नाम बताएं। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। और यहां पर क्या है नाम इसका? इन्वर्ट। इन्वर्टेड हैमर। नो हैमर। हैमर है सर, हैमर। बेयरिश बेरिश हैमर, हैमर। यहाँ पर बेयरिश बेरिश, हैमर, हाँ, बेरिश। और यहाँ पर हैंगिंग मैन, ओके। और हैंगिंग। यहाँ पर इन्वर्टेड है, ये शूटिंग स्टार, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर स्पिनिंग टॉप और यहाँ पर स्पिनिंग बॉटम। बॉटम। देखो नाम ऐसे चेंज हो जाएंगे पैटर्न के, ये स्पिनिंग बॉटम और ये स्पिनिंग टॉप। टॉप। ये हैमर, ये भी हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर और ये भी इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड। बस यही फर्क है, ठीक है। अब आगे चलें तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब नॉर्मल कैंडल से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन बनेगा क्या, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा क्या, वही सिंगल बनेगा। सिंगल देखिए, सिंगल बैट। हाँ, वो हम एंड में सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, अब अगर एक बियरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल कंट्रोल करे, पहले तो एक यहां पर एक चीज समझेंगे, व्हाट इज द स्प्रेड एंड व्हाट इज द रेंज। अगर एक ग्रीन कैंडल
या एक रेड कैंडल, मतलब कोई सी भी कैंडल किसी भी कलर की हो, उसका ओपन टू क्लोज काउंट करें, ओपन टू क्लोज। दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑफ द कैंडल। अगर कोई बोले कि कैंडलस्टिक का स्प्रेड, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द ओपन टू क्लोज। क्लोज। अगर कोई बोले कि रेंज ऑफ द कैंडलस्टिक, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द लो टू हाई। हाई, मींस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी, ही इज टॉकिंग अबाउट द लो टू हाई। तो अब जब भी किसी पैटर्न को मेजर करते हैं तो हम स्प्रेड को मेजर करते हैं। किसको? स्प्रेड को। स्प्रेड। सो व्हिच इज द बिग कैंडल इन द बुलिश इंगल्फिंग? ग्रीन। green one. Green. So we will measure the 50% of the green candle, and we will check that the red candle is bigger or smaller than the 50%. So now the red candle is bigger. तो Bigger. इसका Yes, मतलब है sir. कि ये बुलिश इंगल्फिंग है। और अगर रेड कैंडल स्मॉलर है तो Outside bar. इन दोनों में ये फर्क है। हालांकि दोनों इंगल्फ कर रहे हैं, दोनों कवर कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? द 50%। 50%. Yes, sir. लेकिन आउटसाइड बार में एक और फर्क है, मींस इट मस्ट बी लेस देन 50% एंड ग्रेटर देन 25%। नहीं तो फिर बाजों का तो आपको ऐसा पैटर्न भी मिलेगा, क्या करेंगे फिर? जैसे कि ऐसे मिले, ओके, और फिर ग्रीन कैंडल आपको मिल जाए ऐसे। क्या ये पैटर्न है? नो, दिस इज नॉट अ पैटर्न। 50 एंड देन दिस इज 25। 25. 25 से भी कम, फिर ये पैटर्न नहीं है। इसको पैटर्न काउंट करेंगे तो आप ये, दिस इज कॉल्ड द एग्जॉशन, दिस इज कॉल्ड द एग्जॉशन। Exhaustion. ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फिर ये 50% और 25% की बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम तीसरा पैटर्न देखेंगे तो देखो कि यहां पर क्या था, कैसे यहां पर बायर ने कंट्रोल किया, यहां पर कैसे बायर ने कंट्रोल किया, यहां पर बायर ने कैसे कंट्रोल किया या अभी अंडर कंट्रोलिंग में है, और यहां पर देखिए कैसे करते हैं। ये देखो पैटर्न को मैंने नंबर वाइज लगाया है उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर इंगल्फिंग की सब्ट्रैक्शन करता हूं तो पता है क्या निकलता है? ये निकलता है। Hammer. अब ये हैमर से ज्यादा स्ट्रांग है या आउटसाइड बार ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर बुलिश इंगल्फिंग ज्यादा स्ट्रांग है? क्या लगता है? Bullish engulfing. Bullish engulfing. क्योंकि ये हैमर दिख रहा है ना, ये हैमर दिख रहा है, लेकिन ये हैमर नहीं दिख रहा। ये हैमर नहीं है। हैमर के लिए बॉडी छोटी होनी चाहिए, रिजेक्शन ज्यादा होनी चाहिए, जहां पर सेलर ज्यादा फेल हुए हों। यहां पर देखो ये हैमर नहीं है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बट इट इज नॉट ए हैमर। अब यहां पर आ जाए तो व्हाट इज दिस? व्हिच इज दिस कैंडल? Pin bar. पिन बार, बेयरिश पिन बार। तो अब बताओ बुलिश इंगल्फिंग, मतलब ये हैमर स्ट्रांग है या पिन बार स्ट्रांग है? Hammer. हैमर। तो ये पैटर्न दिखने में पियर्सिंग लाइन कितना लग रहा है कि बुलिश पैटर्न है, लेकिन जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये असल में क्या है? ये पिन बार है। Bearish. 3 बार है। और इनसाइड बार क्या है? ये है। और ये बुलिश हरामी सेम पिन बार है। नीचे वाला ऐसा हम ऐसे इसको छोड़ देंगे, ऐसे काउंट करेंगे, ऊपर वाला ऐसे। दिस इज द पिन बार। तो पैटर्न अंदर से ऐसे होते हैं, चाहे 3 कैंडल के हों, चाहे 4 कैंडल के हों, चाहे 5 कैंडल के हों, जितनी भी कैंडल के पैटर्न बने उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बनना क्या है? उसको सिंगल कैंडल बनना है। दैट्स व्हाई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर कॉल्ड द प्राइमरी पैटर्न्स। आप कितनी भी कैंडल को अंडरस्टैंड करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, एक कैंडल मिलेगी, आपको पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग है वीक है मूवमेंट। तो दिस मूवमेंट इज व्हाट? ऑल अबाउट द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। तो अगर आप इन पैटर्न्स में ट्रेड करना चाहें, सबसे ज्यादा कौन से पैटर्न को ट्रेड करना पसंद करेंगे? Bullish engulfing. बुलिश इंगल्फिंग और ये पिन बार को, है ना, क्योंकि पिन बार में सेलर वीक है। ओके, ऐसे ही आगे चलें। ये देखें, दीज आर द पैटर्न्स।
अब ये देखें, ये जितने भी पैटर्न है इन सब का विनिंग रेशियो क्या है? कि पैटर्न को देखा, अगली कैंडल को ट्रेड किया, व्हाट इज विनिंग रेशियो? 55%। 55% ओवरलैप। काउंटर पैटर्न का विनिंग रेशियो क्या है? 55%। 55। मोटिव पैटर्न का विनिंग रेशियो क्या है? 85। 85%। हमने क्या करना है? हमने हमने सबसे पहले मोटिव में। मोटिव को फोकस करना है। अगर सारे पैटर्न को ट्रेड करेंगे, मतलब हर एक पैटर्न को ट्रेड करेंगे, तो 55 विनिंग रेशियो आएगा। हमने इसमें सिलेक्शन करनी है, तो इसलिए पैटर्न को समझना जरूरी पड़ेगा। अगर मैं इन सारे कैंडल के अंदर एक कैंडल और ऐड कर दूं तो फिर क्या होगा? परसेंटेज बढ़ जाएगी पैटर्न सर। चेंज हो जाएगा। पैटर्न का नाम चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो फिर उसी 3 कैंडल की भी विनिंग रेशियो क्या होगी? 55 होगी ना? ये तो कंफर्म हो जाएगा ना? यस सर। देखिए, अगर मैं इंगल्फिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को ऐड करूं, मतलब कि या नॉर्मल कैंडल को लेकिन साइज में बड़ी हो, तो ये पैटर्न क्या बन जाएगा? 3 आउटसाइड अप, ये 3 आउटसाइड अप, ये 3 इनसाइड अप बनेगा। देखिए, बाजुकात बन जाता है ऐसा। ये पैटर्न है मार्केट में। और क्योंकि आपने देखा होगा कि एक रेड बनती है, दो ऐसे ग्रीन बनती है, फिर उसके बाद रेड आ जाती है, फिर ग्रीन बन जाती है। हम समझते हैं कि ग्रीन बनेगी, रेड आ जाती है, फिर ग्रीन बन जाती है। तो कैंडलस्टिक क्यों कलर चेंज होते हैं, हर दो के बाद तीसरी की रेड क्यों बनती है, फिर रेड के बाद ग्रीन क्यों आती है, ये मैं सारा फॉर्मेशन आपको समझाऊंगा, ये पूरा फार्मूला समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि अब ग्रीन आनी चाहिए, अब रेड आनी चाहिए। तो इस फार्मूले के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। दीज आर द पैटर्न्स। ओके, ये बेरिश के पैटर्न है। सर आप ये सब ग्रुप में डाल देना सर, जिससे कि हमें हाँ, मतलब करना है। ये मैं आप लोगों को ये डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो काम करना है ना, जो मुझे करके दिखाना है, वो ये करके जी सर। दिखाना है कि ये ऐसे चार्ट को ओपन करें। चार्ट की जो पिक्चर लेनी है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सारी पिक्चर लेनी है। अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो वेल एंड गुड, छोटी स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, तो उसके हिसाब से देखिए। अब देखें, आपने जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको हाईलाइट करना है। जैसे मैंने हाईलाइट किया कि इस कैंडल का इस कैंडल के साथ कनेक्शन है, दिस स्पिनिंग कैंडल इज कॉल्ड द कंटिन्यूएशन, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूशन द कंटिन्यूशन। इट इज कंटिन्यू। कॉल्ड द कंटिन्यूएशन। कंटिन्यू। ठीक है, तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपको आइडेंटिफाई करने आ रहा है, इट मींस यू नो। अगर नहीं आ रहा तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर सीखना पड़ेगा। अब इफ आई जस्ट आइडेंटिफाई दिस पैटर्न, व्हाट इज दिस पैटर्न? 3 आउटसाइड बार और 3 इनसाइड। इनसाइड अप। 3 3 साइड आप। इनसाइड अप, 3 इनसाइड अप। अप। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 3 आउटसाइड डाउन? नो नो सर। सर। नो सर। वाह, क्यों मैं नहीं बोल सकता इसको? सर वो ग्रीन कैंडल क्योंकि सर 25 बॉडी से भी तो कम है। 50% से कम है। वेरी नाइस। अदरवाइज हम इसमें मिस्टेक कर जाते। ठीक है ना? तो ये इसका प्रॉब्लम है, ये इसका प्रॉब्लम है। आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं थी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों आ गई इस बेयरिश इंगल्फिंग के बाद? रिट्रेसमेंट। सर वो विक से नीचे है। अभी आप पढ़ के आए थे ना कि कंट्रोल विक है वह? सर अभी आपने क्या पढ़ा था? कंट्रोल विक है वह सपोर्ट। यस सर। तो इसी सपोर्ट की वजह से बायर आ गए। इसी सपोर्ट की वजह से कौन आया? बायर। 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 इस अगर रेजिस्टेंस सर की। सर ग्रीन कैंडल फुल होती तो मतलब सेलर्स आ जाते वहां पर। बिल्कुल। अब ये देखो, ये बुलिश इंगल्फिंग क्यों फेल हुई? डू यू अंडरस्टूड? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यहां पर बायर क्यों आए? बिकॉज ऑफ दिस डिमांड। दिस डिमांड जोन। इस तरीके से देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो इसने ब्रेक कर दिया ना, लेकिन क्या यस इसको सर। ब्रेक कर पाया? नहीं। नो। तो बायर आ गया वापस, बायर वापस आ गया। तो ये भी इसका भी रोल है।
सारी चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा, जो पढ़ा है उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग दिखाना चाहें तो एक पिक्चर, दो पिक्चर बना के उसके अंदर हाईलाइट कीजिएगा कि दिस इज द दिस पैटर्न, दिस इज द दैट पैटर्न, और ये वीक कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये सीक्वेंस है, ये कंट्रोल विक की सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कंटिन्यूशन साइन है, यहाँ पर ये पैटर्न है। अगर समझ में आ रहा है तो सारी चीजें आप इस तरीके से मुझे शो भी करा सकते हैं, मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, ग्रुप में भी भेज सकते हैं, और एक दूसरे से अगर समझ में ना आए तो पूछ भी सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। कल की क्लास में हम कुछ और मजीद कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे जो वहां पर हमारे कंटेंट में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही एवरीडे हमारे लेसन रहेगा। आज थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हुआ है, इंशाल्लाह कल नहीं होगा, तो कल बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर मेरे को सर ये सेलिंग प्रेशर और ये सर बाइंग प्रेशर ये समझ नहीं आया सर। क्या क्या, दोबारा मतलब दोबारा दोबारा बोलिए। मतलब आपने बताया नहीं, ये वाला सेलिंग एरिया है, ये वाला बाइंग एरिया है, जो जी आपने रेड कलर से मार्क कर देखिए, रखा है। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, दिस इज अ कैंडल, व्हिच इज दिस कैंडल। Marcos strong. बुलिश, नहीं, बुलिश जिसको, हाँ एंकर। मनोज आप बात कीजिए। दिस इज द बुलिश कैंडल, जी राइट। सर। बुलिश यस सर। कैंडल के नीचे एक विक है। जी सर। इस वीक में हुआ क्या था? इस वीक में यह हुआ था कि जब कैंडल ओपन हुई थी ना, तो सबसे पहले कौन आया था मार्केट में? सेलर प्राइस को नीचे लेकर सेलर। आए थे। ओके, जी सर। जी सर। सेलर सेलर को प्राइस को क्या लेकर आए थे? नीचे की तरफ लेके आए थे। इस पॉइंट से किसने कंट्रोल किया दोबारा प्राइस को? बायर्स में। और यहां तक प्राइस को लेके गए, राइट। जी सर। तो जब बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, तो इस पूरे एरिया में हु इज द कंट्रोलर ऑफ द मार्केट? बायर्स। Buyers. Buyer is the controller in this area. That's why this is called the demand area. This is called the support area. This is called the ओके सर। demand area. This is called सपोर्ट support. एरिया। So what is this? Support. What is this? Support. What is this? Support. Okay. What is this? Support. तो ये सब क्या रहेगा? ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा। ओके। तू ही सपोर्ट होता रहा है। और और जो रेड कैंडल में ऊपर से क्या रहेगा? Resistance. रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये देखो, अब आप देखेंगे कि अब इसमें आसानी क्या हो गई कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल इस कंट्रोल विक के अंदर आ गई। हालांकि रेजिस्टेंस बहुत दूर है, लेकिन उसके बाद भी देखो रेड कैंडल आ गई ना। तो ये आपको इसमें एक्स्ट्रा पता चलेगा कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो, दिस इज द कंट्रोल विक। हु क्लोज इनसाइड दिस विक? बायर। सेलर आ गए मार्केट में। तो ये एक चीज है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये रिजेक्शन क्यों आई? बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोल विक। प्राइस नीचे की तरफ आई, इसको किसने फिल किया? ये चीज सही बताइए सर। ये बायर। चीज सही बताइए रजिस्ट्रेशन वाली। ओके, ऐसे हर जगह पे आपको ऐसे मिलेगा। आप लोग इसको मजीद, आप जब इसको टेस्ट करोगे तो आपको इसका भी क्लियर मिलेगा। अब यहाँ पर जब हम एसएनआर को पढ़ेंगे, अब इस विक को किसने कंट्रोल किया? सेलर ने। ओके, लेकिन दोबारा किसने कंट्रोल किया? Buyer. बायर। देन ये अगेन नहीं किसने कंट्रोल किया? Seller. सेलर ने। सेलर। तो ये बार बार शिफ्ट होता रहेगा। हम कितनी बार इसको शिफ्ट करेंगे ये भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सीखेंगे। ओके, इसके अलावा किसी को सवाल है? ओके सर। हेलो सर। जी जी बोलिए। अंकित बोल रहा हूँ। सर मुझे ना ये कैंडल जो है दोनों एक सेम कलर की दिख रही है, एक्चुअली मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तो हाँ, क्या कलर इसकी सर कैंडल की? ब्लाइंडनेस मतलब वो वाला आंखों नहीं में ऐसा होता है वो है। बहुत सारे। हाँ वही। मुझे शोएब, शोएब आप कितने लोग पीछे बैठे हैं, बात कितने कर रहे हैं? कंट्रोल कीजिए इसे, अच्छा नहीं लगता। तो अंकित आपको कलर ब्रांड है? जी सर, मुझे दोनों कलर कैंडल जो है सेम दिख रही हैं, सेम कलर की, हाँ ये तो तो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका। फिर मैं कोई सोल्यूशन निकालता हूँ, क्योंकि तो जो येलो कौन, कलर की कैंडल है सर वो सेम
येलो जो कलर की दिख रही है, जो ग्रीन कलर की, जो आपको येलो कलर की आपको कैंडल है ना सर, आपको मैं एक टिक मार्क लगाऊंगा, आप बताओ कि ये आपको येलो दिख रही है, येलो कलर की सर। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। और दूसरी कौन सी दिख रही है, वो कौन सा कलर दिख रहा है? ये भी येलो, ये भी येलो दिख रहा है। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? हल्का और तेज दिख रहा है क्या? जी सर। हाँ हाँ। चलो फिर मैं आपका कोई प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन मैं तो सर निकालूंगा। इसे ओपन हाँ ओपन और क्लोज से मैं वो कर रहा हूँ सर, कि कैंडल ओपन कहाँ हुई, क्लोज कहाँ हुई, उससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं इसका मजीद कोई सोल्यूशन आपको निकाल के दूंगा, ठीक है? यस ओके। सर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है? अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू, दुआ में याद बाय बाय। कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार।